अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान करीम भी आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। जी स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस अपना एप्लीकेशन जो लेयर है उसको देख रहे थे। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल में नेटवर्किंग की टर्म्स के अंदर, और सब्जेक्ट है हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हम अपनी एप्लीकेशन लेयर को रीड आउट करते हैं, जिसमें आप लोगों को बूट पी के बारे में, मतलब प्रोटोकॉल और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। अब जो हमारा टॉपिक है फर्दर उसी से रेलिवेंट है, बिकॉज हमारे जो सब टॉपिक्स थे एप्लीकेशन लेयर के वो रहते हैं। डीएनएस जी 173 पेज नंबर है, ये देख लें। यहाँ पे होते हैं ना कंटेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं टॉप पे, ये शो हो रही है मेन्यू बार इसकी। ओके जी, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम इज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट लिंक्स आईपी एड्रेसेस विद डोमेन नेम्स। अब देखिए जी, आपके जो डोमेन नेम सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर, उसमें हम क्या लिंक करते हैं? आईपी एड्रेसेस को लिंक करते हैं किसके साथ? अपनी डोमेन नेम के साथ। तो ये बड़ी आप लोगों को बड़ी डिटेल में ये लेक्चर्स दिए हुए हैं। आपको जो डोमेन नेम होता है, लाइक एग्जांपल है वेबसाइट ले लो, google.com ले लो, तो उसमें से डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम आपका गूगल है, ठीक है। उसके बाद डॉट के बाद जो आती है वो तो एक्सटेंशन होती है। इट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स मीनिंगफुल टू ह्यूमंस इनटू आईपी एड्रेसेस। यस, डोमेन नेम अल्टरनेट होता है आपकी आईपी एड्रेस का। आप आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते, इतने मैं खुद नहीं याद कर सकती, कोई भी याद नहीं कर सकता। तो इसलिए इसके जो अल्टरनेट है, रिप्लेस है, वो डोमेन नेम के साथ कर दिया गया। When for instance a web browser tries to connect to www dot, मतलब एक एग्जांपल दी है तो आप लोग को गूगल की दी है एग्जांपल। तो यहाँ पे होस्ट सर्वर होस्ट नेम उसका दिया है, ये सर्वर होस्ट नेम है, ठीक है जी। इट्स सेंड टू द डीएनएस सर्वर डैट ट्रांसलेट द होस्ट नेम। फिर उसको चेक करेगा कि मेरे होस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है या नहीं, ये आईपी एड्रेस इसका क्या है, लाइक इसका आईपी एड्रेस ये है। सो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है उसको हम फर्दरी ब्राउज़र के ऊपर यूज़ कर लेते हैं, लाइक हमारे वेब सर्वर जो है। DNS इज़ आल्सो यूज टू फाइंड ईमेल सर्वर, लाइक व्हेन सेंडिंग एन ईमेल टू दिस, लाइक ईमेल जो भी उसने बंदे ने अपनी ईमेल प्रोवाइड की होगी, सारी डिटेल वहाँ पे चल जाती है। फिर वो जो उसके एलियासिस होते हैं, मतलब जो भी उसके ऊपर फर्दर स्टेप्स आ रहे हैं, यूआरएल के ऊपर लॉगिन हो रही है, कोई भी इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है सर्टन डोमेन के ऊपर, वो सारी उसको सेंड कर दी जाती है डिटेल। DNS प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1980s। सो DNS इम्प्लीमेंटेशन जो है ना ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, हर किसी के ऊपर चल जाती है। लाइक मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाइंड है जिस, और यूनिक्स है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जाती है। बर्किले इंटरनेट डोमेन नेम, तो ये इसकी एब्रिविएशन है। यूनिक्स का तो आप लोगों को पता है, आप लाइनक्स की तो आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है मैंने। तो ये टर्म्स वैसे ही हैं जैसे कि यूनिक्स की भी इसी कमांड बेस होता है, तो लाइनक्स भी कमांड बेस है। सो बेटर है कि आप लाइनक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा यूनिक्स को भी साथ उसकी कमांड्स को भी देख लें, आप लोगों के लिए आसानी है। बट लेटर इट वाज आल्सो यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हाउएवर, मतलब हर एक के ऊपर चल जाती है। मोस्टली जो बाइंड है यूनिक्स सिस्टम के ऊपर ओरिजिनली क्रिएट की जाती है ये। सो यहाँ पे DNS सिस्टम जो है, सो कॉल्ड होस्ट फाइल्स कंटेन आईपी एड्रेसेस ऑल अदर होस्ट टू कनेक्ट टू। एक मेन होस्ट ले ली जाती है, तो उसके बाद आपको फर्दर आईपीज़ प्रोवाइड कर जाते हैं, आपको एक डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है। आप खुद लेते हैं ना, बाय करते हैं, होस्टिंग भी बाय करते हैं, डोमेन नेम भी बाय करते हैं। फिर वो जो वेबसाइट होती है उसको हम होस्टिंग के ऊपर लिखवा लेते हैं। तो एक्चुअली अब जो है हमें भी पता है कि इंटरनेट एक बहुत वास्ट फील्ड बन चुकी है, एक स्केलेबल सोल्यूशन है, जब चाहे इसको वास्ट किया जा सकता है। ग्रोथ इसकी जो है हमें नहीं पता कब तक, मतलब कब तक और कहाँ तक ग्रोथ इसकी चलती जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग उसके स्केलेबल सोल्यूशन भी निकलते आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती जाएगी तो वो उसके सोल्यूशंस भी आते जाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना जिसका सोल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो होता है।
DNS distributes the responsibility of mapping domain names to IP addresses by designating अथॉरिटी नेम, मतलब एक अथॉरिटी को प्रोवाइड किया जाता है, एक नेम सर्वर प्रोवाइड किया जाता है हर एक बंदे को, वो उसका यूनिक होता है, अथॉरिटी होती है उसके पास, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पार्टिकुलर डोमेन का, जब तक उसको पे करेगा वो उसका ही रहेगा। ठीक है, एक मेन डोमेन है, अब उसके बाद सब डोमेन्स होती हैं। अब उसकी जगह जैसे कि हम लोग इसकी एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएस ट्री की। अब देखिए एजुकेशन की है, कमर्शियल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए, मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं आपकी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएस ट्री है। जैसे कि आप कमर्शियल के लिए आईबीएम कंपनी है, ये जैसे कि एग्जांपल दी थी जैकलैन की, वो हो सकता है। उसके बाद इसकी एक वेबसाइट है तो www और FTP, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये फर्दर डीएनएस ट्री स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि कैशिंग रिसीव रिकॉर्ड होता है। अब आपका डीएनएस सर्वर के सारा रिकॉर्ड होता है वो कैशे के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब वो कैशे क्यों होती है, हम कैशे जब आपने एक वेबसाइट सर्च की है तो वो कैशे रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, कुकीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो उसको रिकवर कर देती है वापस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कैशियर्स हैं एक्सपायर हो जाए तो वो दोबारा रिफ्रेश की जा सकती है, उसकी वजह से सारा डाटा आ सकता है हमारा। दिस मीन्स दैट चेंजेस इन डीएनएस रिकॉर्ड कैन टेक सेवरल आवर्स और इवन डेज टू प्रोपेगेट थ्रू द एंटायर नेटवर्क। तो ये सेकंड्स के अंदर अपना जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और अपना रिकॉर्ड दोबारा मेंटेन कर लेगा। डीएनएस सिक्योरिटी, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, डीएनएस सिर्फ और सिर्फ आपका डोमेन नेम होता है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं होता। लेकिन जब हम डीएनएस सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो एक एक्सटेंशन होती है। जैसे कि एग्जांपल है डीएनएस रिकॉर्ड आर डन इन नॉन इनक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट एंड ऑथराइजेशन इज़ बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ऑन दैट्स इट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता इसमें। तो लेकिन बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो फिर यहाँ पे 1999 के अंदर इन्होंने डीएनएस सिक्योरिटी का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया डीएनएस के ऊपर। इन्होंने एक्सटेंशन सेट की, क्यों ना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस दिया जाए, एक सेक्शन बनाया जाए लाइक चेक करने के लिए कि इंटेग्रिटी है डाटा की या नहीं, उसे रिलेट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर के साथ या नहीं। तो डिफरेंट आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, कंप्लीट है, अथॉरिटेटिव है या नहीं। डीएनएस सिक्योरिटी डज नॉट सॉल्व ऑल डीएनएस सिक्योरिटी इश्यूज। अब ये भी नहीं है कि सारे इशू सॉल्व कर रहा है, जैसे कि आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ट्रांसफ़र के दरमियान में, क्लियर टेक्स्ट सेंड कर रहा है या नहीं। तो डीएनएस सिक्योरिटी डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब वो इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना है कि इसको आपके कॉन्फिडेंशियल डाटा को भेज रहा है। ठीक है, अब इसने ये नहीं देखना कि वो डाटा के ऊपर किसने अटैक किया है या किसने नहीं किया। तो बेनिफिट्स इसके हैं, लेकिन इसके अंदर स्टिल जो है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जारी है, बिकॉज इसके इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है कि अभी आपका जो सर्वर है वो सिक्योर नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही हम ये डिफरेंट एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। आईपैम सिस्टम जी, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एप्लीकेंसेस दैट कैन बी यूज टू प्लान ट्रैक। ठीक है जी, ट्रैक के लिए हम यूज़ करते हैं, किस लिए, जो आपकी आईपी एड्रेसेस हैं नेटवर्क के अंदर मैनेज हुए। आईपैम सिस्टम इंटीग्रेट डीएनएस, डीएचसीपी एंड आईपी एड्रेस एडमिनिस्ट्रेशन इन वन हाई अवेलेबल रिडंडेंट सेट ऑफ एप्लीकेंसेस। तो ये सबको क्या करता है, मैनेज करता है, उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, उनके फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है, अपडेट करता है, जो भी डीएचसीपी सर्वर लगाया है उसको प्रॉपर आपका आईपी एड्रेस जो है वो मैनेज हुआ है या नहीं, इसका ये काम है देखना है। और एक्टिव नंबर कौन सा है और उसके जो सब नेट यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, ये आईपैम सिस्टम का काम होता है। ओके, देन आती हैं आपकी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की तरफ, एनटीपी की तरफ। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल वर्जन 1 वाज इंट्रोड्यूस इन 1988। सो इसमें क्या इंश्योर किया, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं वो सेम टाइम रियल टाइम क्लॉक को यूज़ कर रहे हैं।
ये मतलब अब मैं भी सर्च कर रही हूँ, आप भी सर्च कर रहे हैं, तो वो सब का जो क्लॉक टाइम है रियल टाइम शो करवा रहा है। तो पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट यूजेज किस पर्पज़ के लिए है, ये आपका एनटीपी लॉग फाइल एनालिसिस के लिए, क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर के लिए, कर्बरोज ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये है आपका एनटीपी का सिनेरियो सारा। तो हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। जी हाँ, लॉग फाइल एनालिसिस। अब जितना भी आपने सर्च किया है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, सिंक्रोनाइजेशन करेक्ट हुई है या नहीं हुई, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, कौन सा आईपी किस जगह पे जा रहा है, आपका क्रूशियल पार्ट ऑफ टाइम स्टैम्प, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ सेंसिटिव डाटा है किसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, मतलब कि लॉग फाइल के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट सिंक्रोनाइज होंगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ट्रेस होती है। क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर क्लॉक्स ऑफ नोड्स इन अ क्लस्टर मस्ट रन एज मच इन सिंक्रोनाइज एज पॉसिबल। तो क्लस्टरिंग का तो कंसेप्ट आपको पता है ना, झूमट होता है। तो इसमें जितनी भी नोड्स हैं इन द क्लस्टर फॉर्म के अंदर रन हो रही, वो सारी इसने जज करनी होती है। ओके जी, अब आते हैं कर्बरोज ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन मेथड होता है, लाइक मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर और सेंटर में एक मुझे एक कोई पिन पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। अब उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग सर्वर होगा, वो वहाँ से मैच होके आएगा, ओटीपी मैच हुआ, देन वो सेंड, अगर वो देखेगा कि सेंडर की तरफ से जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आई, तो वो उससे मैच करते हुए रिसीवर को भेजेगा। मतलब ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, ऑथेंटिकेशन है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, आपकी रिकॉग्निशन वाला सिस्टम नहीं है, इसमें हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। इन ऑर्डर फॉर Kerberos ऑथेंटिकेशन टू फंक्शन करेक्टली ऑल क्लॉक मस्ट बी इन सिंक्रोनाइजेशन। जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक टाइम, वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए। अगर आप Kerberos ऑथेंटिकेशन को ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बेटा आप लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी में Kerberos ऑथेंटिकेशन का लेक्चर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में होगा, तो वहाँ से आप सुन सकते हो ये क्या चीज़ है। होता है ना तजस्सुस होता है, नहीं तो फिर आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। एनटीपी कैन मेंटेन टाइम टू विद इन 10 मिली सेकेंड्स। यस, 10 मिली सेकेंड्स के अंदर ओवर द इंटरनेट जो भी आपको अचीव करना है, कितने सारे लोग जो हैं वो सर्च कर रहे होते हैं। तो 0.2 मिली सेकेंड्स और बेटर इन लेंथ। एनटीपी यूज़ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। आपका जो एनटीपी है वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ तो करता है, लेकिन मिनिमाइज़ कर देता है जो भी आपकी नेटवर्क की लेटेंसी है, फिज़िकल डिस्टेंस है, उसको मिनिमाइज़ कर देता है। जैसे कि आप लोगों के राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उसके ऊपर सारे डेडिकेटेड हार्डवेयर एप्लीकेंसेस मैनेज होते हैं। इसमें सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सर्वर के साथ डिटेक्ट करनी होती है। एक्सटर्नल सिग्नल्स आ रहे हैं, रेडियो क्लॉक्स है, लाइक जीपीएस सिस्टम है, मैनेज करेगा पूरी मतलब इसलिए कह रहे हैं कि इसने प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज करनी है ऑल ओवर द इंटरनेट अवेलेबल। एनटीपी ऑपरेट करता है एक हायरार्की की फॉर्म में। तो यहाँ पे हायरार्की जो है वो मेंशन है, एक हर लेवल को एक हायरार्की असाइन नंबर कर दिया जाता है। मतलब अब एक हर हायरार्की है उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेट्राटम, ठीक है, जिससे ट्रैटम कहते हैं हर एक हायरार्की को। जैसे आप लोगों है ना, आप लोग घर में कितने बहन भाई हैं, हर एक को अलग-अलग नाम दे दिया जाता है, तो इसी तरह ये हर एक लेवल को अलग-अलग नाम दे दिया जाता है, इसको जिसको हम कहते हैं सेट्राटम। अब सेट्राटम क्या चीज़ होती है, ये डिफ़ाइन करता है डिस्टेंस, किस जगह से आपका जो क्लॉक रेट है वहाँ तक। जैसे कि एटॉमिक क्लॉक, जीपीएस क्लॉक, रेडियो क्लॉक है सेट्राटम 0। अब इन्होंने क्या रखना है, एटॉमिक क्लॉक, जीपीएस क्लॉक और रेडियो क्लॉक, ये तीनों एक कैटेगरी, एक लेवल के अंदर आते हैं, तो इसको सेट्राटम 0 कहा। अब सेट्राटम 1 एनटीपी सर्वर आर डायरेक्टली सिंक्रोनाइज्ड विद सेट्राटम 0, मतलब एनटीपी सर्वर डायरेक्ट उसके साथ अटैच होता है, उसको हम सेट्राटम 1 कह रहे हैं। और सेट्राटम 2 जो है वो सेकेंडरी होता है सर्वर, जो कि आपके सेट्राटम 1 सर्वर के साथ अटैच होता है। ये देखिए जी, ये एनटीपी की हायरार्की है, रेडियो क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक और जीपीएस क्लॉक, ये रेफरेंस क्लॉक होते हैं, जिसको हम सेट्राटम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्चुअली प्राइमरी लेवल होता है, जो कि डायरेक्ट क्लॉक रेट आपके फिज़िकल के साथ अटैच होता है सेट्राटम 1।
अब दूसरा भी देखिए एनटीपी सर्वर, ये एक मेन सर्वर है जो डायरेक्ट उसके साथ अटैच है सिंक्रोनाइजेशन के साथ, और ये है उसके आगे डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इंटरनेट की। तो फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट स्टार्ट हो जाता है जिसमें राउटर स्विचेस सारी डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं। व्हेन द टाइम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इनकरेक्ट, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम इनकरेक्ट होगा तो वो वही चेंजेस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्लॉक रेट में चेंज कर देगा। दिस इज़ यूजुअली नॉट डन एट वंस, अब ये मत समझिए कि वो एक साथ फ़ौरन से कर देगा। सडन चेंजेस इन टाइम could introduce undesirable result, especially तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके टाइम को करेक्ट करने के लिए। ऐसे कि ये यूनिवर्सल टाइम है वही चलेगा, वही आपको शो हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्सल टाइम शो हो जाएगा। ओके, इसके आगे जो है ना हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आएगा, फिज़िकल मशीन और वर्चुअल मशीन, मतलब कि वीलैन का कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो हमारे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है अपने लेक्चर में वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक। आप लोगों ने जितना भी पढ़ लिया उसके लिए उसकी प्रिपरेशन करें, और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। गुड लक अगेन एंड अगेन। अल्लाह हाफिज़।